नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का एचवी पाठशाला पर स्वागत है। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि कृषि अर्थशास्त्र एवं योजनाओं की हम सभी लोग क्लासेस कर रहे हैं, तो उसके अंतर्गत हमारे लगभग काफ़ी टॉपिक उसके अंतर्गत कवर हो गए। अब हम सभी लोग उसके एमसीक्यू कर रहे हैं, तो जिससे आप पता लगा पाएंगे कि आपकी तैयारी कितनी पुख्ता है। और ये दोस्तों प्रश्न, ये जो सीरीज़ है, ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगी, तो इनको ज़रूर हल करें। ठीक है, तो हम लोगों ने करीब कुछ संभवतः कल 10-15 प्रश्न लोगों ने करे थे, तो पहले उनको फटाफट रिवीजन कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। पढ़ने का उद्देश्य हमारा यह होना चाहिए कि आप लोगों को कितना तैयार है। तो पहला हमारा प्रश्न क्या था कि भारत के राज्यों में उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था का कौन सा स्थान है। तो द्वितीय स्थान है। पहला स्थान किसका है? महाराष्ट्र का, जिसका योगदान 15.7% है जीडीपी में, और वहीं दूसरा स्थान उत्तर प्रदेश का है, और यह अपना 9.2% का योगदान करता है। अगला हमारा प्रश्न है आंवला के उत्पादन में कौन सा जिला प्रथम स्थान पर है। तो प्रतापगढ़, आंवला नगरी भी इसे कहा जाता है, और विटामिन सी का यह समृद्ध स्रोत है। उत्तर प्रदेश करीब 60% दोस्तों वो आंवले का उत्पादन करता है। अच्छा, यह आंकड़ा आपको कुछ सोर्स में अलग भी देखने को मिल सकता है। उत्तर प्रदेश की कितनी प्रतिशत आबादी कृषि पर निर्भर है? तो करीब 65 से 66%, जो कि करीब खाद्यान्न का कितना प्रतिशत उत्पादित करता है? तो 19.87%, और कृषि योग्य क्षेत्र 62% है। उत्तर प्रदेश में सिंचाई हेतु सर्वाधिक प्रयोग किस साधन का होता है? नलकूप का होता है, और नलकूप का परसेंटेज लगभग आपका करीब 80% के आसपास है। नहर का करीब कहीं कहीं पर आपको 15% भी देखने को मिल सकता है, कहीं कहीं पर आपको 19% भी देखने को मिलेगा, और कुआं का करीब 8% है। तो इनके द्वारा क्रमवार रूप से सिंचाई का उपयोग होता है उत्तर प्रदेश में। किसान उदय योजना के अंतर्गत कृषकों को क्या व्यवस्था दी गई है? बीज, मोबाइल, नहरें, तो इनको फ्री सोलर पंप मुहैया कराए जाते हैं। बजट 2023 में एग्रीटेक स्टार्टअप को बढ़ावा देने हेतु कितना कृषि त्वरक कोष का प्रावधान हुआ था? 20 करोड़ का हुआ था। यह काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको याद रखें। हरित क्रांति, हरित क्रांति का संबंध किस फसल से है? गेहूं से, अंडा से, कपास से, दलहन से? तो इसका सही जवाब क्या था दोस्तों? हरित क्रांति का संबंध गेहूं और चावल की फसलों से आमतौर पर है। स्वर्ण क्रांति के जो यहाँ पर किस बात की ये स्वर्ण क्रांति दोस्तों लिखा है, इनके जनक कौन कौन है? तो निरपक टुटेजो स्वर्ण क्रांति के जनक हैं। अच्छा, यहाँ पर बात हम सभी लोग हरित क्रांति की कर रहे हैं। विश्व स्तर पर जो जनक की बात की जाए तो नॉर्मन बोरलॉग महोदय हैं। वहीं भारतीय स्तर पर एम.एस. स्वामीनाथन है। नॉर्मन बोरलॉग को वर्ष 1970 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। किस दशक में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी? तो वर्ष 1960 के दशक में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी, और अगर वर्ष पूछा जाए तो 1965 से 68 के दौरान हुई थी। कहीं कहीं पर आपको 66 से 67 ये सभी अलग अलग देखने को मिल सकते हैं, तो आप समथिंग याद रखिए बस। खैर, पीली क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? तो सैम पित्रोदा को कहा जाता है। गुलाबी क्रांति के जनक दुर्गेश पटेल को कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। गुलाबी क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो दुर्गेश पटेल को, पीली के सैम पित्रोदा को, और नीली को डॉक्टर अरुण कृष्णन को कहा जाता है। श्वेत क्रांति का जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन को कहा जाता है। इनको भी याद रखें, अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आप बता पाएंगे। अगला प्रश्न हमारा क्या था? कौन सा दुग्ध उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश? उत्तर प्रदेश दोस्तों दुग्ध उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है। गेहूं, गन्ना, आलू, मसूर वगैरह, गेहूं, गन्ना, आलू, मसूर, कुल खाद्यान्न उत्पादन में भी प्रथम स्थान उत्तर प्रदेश का है। 2023 में योगदान कितना था? तो 16.21% का। और दुग्ध उत्पादन कितना हुआ था 2022-23 में? जो आंकड़े जारी हुए थे उसके अनुसार 230.58 मिलियन दूध का उत्पादन हुआ था। उत्तर प्रदेश का अंडा के उत्पादन में कितना वार्षिक वृद्धि दर हासिल करा? तो 12.8%। अंडा उत्पादन में उत्तर प्रदेश की रैंकिंग कौन सी है? तो अंडा उत्पादन में उत्तर प्रदेश की रैंकिंग तृतीय है। सबसे पहले स्थान पर कौन है? गढ़ी राज्य कौन सा है? तो आंध्र प्रदेश है, सबसे ज़्यादा अंडों का उत्पादन करता है। अगला हमारा प्रश्न था, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत में कृषि से संबंधित बाजार समस्याओं को समाधान हेतु कितनी मंडियों को इनाम योजना के तहत एकीकृत किया गया? तो जब इसकी शुरुआत हुई थी तो उसमें 585 का टारगेट रखा गया था। 14 अप्रैल 2016 को उसकी शुरुआत हुई थी। और इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल है, या अखिल भारतीय स्तर पर एक प्रकार का इनाम क्या है? तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल है। दिसंबर 2022 तक जो आंकड़े जारी हुए थे 1260 मंडियों को करीब एकीकृत किया जा चुका था। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नबार्डा की स्थापना कब हुई? तो 12 जुलाई 1982 को। किस एक्ट के तहत? तो नाबार्ड 1981 एक्ट के तहत 12 जुलाई 1982 को नबार्डा की स्थापना हुई। शिवरामन समिति की सिफारिश पर इसकी स्थापना की गई। तो इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो मुंबई में स्थित है। अगला हमारा प्रश्न था, इसमें आपको मिलान करने थे
तो इसका विकल्प क्या सही था? 1 2 3 4 5, अर्थात इसमें जो पाँचों विकल्प दिए गए थे वो सही थे। तो 1 हेक्टेयर 2.471 एकड़ के बराबर होता है। 1 हेक्टेयर 3.8746 बीघे के बराबर होता है। 1 हेक्टेयर 10,000 वर्ग मीटर के बराबर होता है। और 1 बीघा 0.619 एकड़ के बराबर होता है। 1 डेसिमल 1/100 के बराबर एकड़ के बराबर होता है। और गुंटा कितने एकड़ के बराबर होता है? तो 0.025 एकड़ के बराबर होता है। ये हमने इस काफ़ी विस्तृत लेवल पर पढ़ा था। भारत में जमींदारी प्रथा का प्रारंभ कब हुआ? वर्ष 1793 में। किसके द्वारा? तो कॉर्नवालिस के द्वारा इसकी शुरुआत करी गई थी, लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा की गई थी। इसमें अगला हमारा प्रश्न तक क्या था? अच्छा, इस पर हम लोगों ने कल भी काफ़ी विस्तृत रूप से बात की थी, और इसको जब हमने पढ़ाया, इसकी क्लासेस ली हैं, जो अर्थशास्त्र योजना की जो प्लेलिस्ट है उसमें आप सभी लोगों को मिल जाएंगी। आर्थिक सुधारों के अंतर्गत खेती करने के लिए भूमि को खेती करने वाले व्यक्तियों में बांट दिया जाता है और उनमें से लगान वसूली जाती है। सरकार को लगान देने की जिम्मेदारी गांव की होती। तो इस प्रणाली को क्या कहा जाता था? महालवाड़ी कहा जाता था। रैयत में जो पंजीकृत किसान थे उनको स्वामी माना गया था। और जमींदारी प्रथा में क्या था? जमींदारों को लगान को वसूली करने का अधिकार दे दिया गया था। महालवाड़ी में संयुक्त रूप से गाँव की जिम्मेदारी होती थी। अगला हमारा प्रश्न क्या था? अंतिम प्रश्न हमारा था कि महालवाड़ी प्रथा को भारत में कब प्रारंभ किया गया? किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? हार्ट मैकेंजी के द्वारा प्रारंभ किया गया था, जो अमूमन कितने प्रतिशत भाग पर लागू थी? 30% भाग पर लागू थी। अब आगे बढ़ते हैं। आज से हमारी क्लास यहाँ से दोस्तों आरंभ हो रही है। वो तो हमने फटाफट रिवीजन कर लिया ताकि आपको चीज़ें याद हो जाएं। तो अगला हमारा प्रश्न क्या है कि रैयतवाड़ी प्रणाली प्रचलित थी। जो रैयतवाड़ी प्रणाली थी प्रचलित थी, कहाँ कहाँ पर प्रचलित थी? मद्रास, महाराष्ट्र, बरार, असम, पूर्वी पंजाब। तो इसका सही जवाब क्या है दोस्तों? यह किन किन क्षेत्रों में प्रचलित थी? तो उपरोक्त सभी इसका सही जवाब है। मद्रास में और महाराष्ट्र, असम, पूर्वी पंजाब, इन सभी क्षेत्रों में यह लागू थी। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा उपरोक्त सभी। रैयतवाड़ी प्रणाली के अंतर्गत होता क्या था? तो इसमें दोस्तों जो पंजीकृत किसान थे उन्हीं को भूमि का स्वामी माना गया था और लगान देने का अधिकार उन्हीं को दे दिया गया था। तो यह ब्रिटिश भारत के अंतर्गत एक प्रकार की भू राजस्व व्यवस्था थी, जिसमें क्या था? किसानों को ज़मीन का मालिकाना हक दे दिया गया था। और इस प्रणाली की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? तो मैंने कल बताया भी था आप लोगों को, ये देख लीजिए। और जैसे कि इसकी शुरुआत कब की गई थी? तो वर्ष 1792 में आरंभिक तौर पर कैप्टन रीड के द्वारा माराबाहिल जिले में शुरुआत करी गई थी इसकी। फिर आगे चल के उसे प्रभावी तौर पर टॉमस मुनरो के द्वारा जब इन्हें मद्रास का गवर्नर नियुक्त किया गया था तो 1820 में इसे प्रभावी तौर पर इसको लागू किया गया था। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि रैयतवाड़ी व्यवस्था किसके द्वारा लागू की गई थी, तो आप टॉमस मुनरो को लेकर के समय समय पर काफ़ी प्रश्न पूछे गए हैं। खैर, आपका प्रश्न क्या था वहाँ पर बात करते हैं अपने प्रश्न के हिसाब से। हमारा प्रश्न क्या कह रहा है कि रैयतवाड़ी व्यवस्था किन किन क्षेत्रों में प्रचलित थी? तो मद्रास, महाराष्ट्र, बरार, असम और पूर्वी पंजाब, इन क्षेत्रों में रैयतवाड़ी जो प्रथा थी दोस्तों प्रचलित थी। अगला हमारा प्रश्न है कि भारत में खेती की 3 प्रणालियाँ जो एक प्रकार से खेती के स्वभाव पर प्रकाश डालती हैं वो क्या है? जीवन निर्वाह। क्या कह रहा है कि पहले इसको समझते हैं अच्छे से। प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? कह रहा है कि भारत में खेती की 3 प्रणालियाँ जो एक प्रकार से खेती के स्वभाव पर प्रकाश डालती हैं। खेती के स्वभाव पर बात की जा रही है। जो खेती की 3 प्रणालियाँ, सिस्टम कौन कौन से हैं खेती के? जीवन निर्वाह के लिए कृषि, ऑर्गेनिक फार्मिंग, औद्योगिक या व्यापारिक फार्मिंग, बटाई या किराए पर खेती, सहकारी खेती, प्रासंविदा खेती। तो इसमें आपको यह बताना है कि कौन सी भारत में खेती की प्रणालियाँ हैं दोस्तों। तो खेती की अगर हम तीनों प्रणालियों की बात कर लें, कौन कौन सी 3 प्रणालियाँ हैं? पर यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं? प्रणालियों की। तो पहली प्रणाली आपकी हो गई जीवन निर्वाह। पहली प्रणाली आपकी कौन हो गई? जीवन निर्वाह। दूसरी प्रणाली आपकी कौन हो गई? ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग हो गई आपकी। और तीसरी प्रणाली आपकी कौन हो गई? औद्योगिक या व्यापारिक फार्मिंग हो गई।
औद्योगिक या फिर व्यापारिक फार्मिंग। तो ये प्रणालियाँ हैं आपकी। बाकी जो हैं दोस्तों वो कृषि के तरीके हैं, ठीक है, प्रणाली नहीं, कृषि के तरीके हैं। जैसे जमींदारी खेती हो गई, काश्तकारी खेती, बटाई या किराए पर खेती, सहकारी खेती, पसंदीदा खेती, ये सभी आपके क्या हो जाएंगे, ये खेती के तरीके हो जाएंगे। बटाई में क्या होता है, किसान क्या करता है, लगान अदा करता रहता है भूमि के मालिक को। और अच्छा, हमारे उधर बटाई में क्या होता है, जैसे जो भी फसल उगती है तो उसका वो आधा लेता है, आधा भाग तो लेता ही, और जो उसकी मेहनताना होता है वह लेता है। तो ये सभी क्या हैं, खेती के तरीके हैं, न कि प्रणाली। सहकारी खेती भी एक प्रकार की खेती का तरीका ही है, प्रशमिता खेती भी एक प्रकार का खेती का तरीका ही है। तो ऊपर वाली जो आपके 3 दिए गए हैं ये क्या है, तो ये तीनों दोस्तों प्रणालियाँ दी गई हैं। जीवन निर्वाह कृषि और ऑर्गेनिक फार्मिंग, औद्योगिक या व्यापारिक फार्मिंग, ये सभी क्या है, तो ये सभी आपकी सिस्टम है। तो उम्मीद है चीज़ समझ गए होंगे आप लोग। अगर यहाँ पर बात किसकी की जा रही है, आपसे सिस्टम पूछे जा रहे हैं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ये दोस्तों इसके सही जवाब हो जाएंगे। इसमें विकल्प नहीं दिए गए, लेकिन ये आपका सही जवाब माना जाएगा। 1 2 3, मान लीजिए आपके कोड दे दिए गए 1 2 3, थोड़ा टाइपिंग में मिस्टेक कर दिया है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऊपर के जो आपके 3 हैं ये सही जवाब हो जाएंगे, बाकी ये खेती के तरीके हैं। अच्छा, प्रासंविदा खेती कहते किसे हैं, तो प्रासंविदा खेती के अंतर्गत दोस्तों इसे एक प्रकार से अनुबंध खेती भी कहा जाता है। इसमें क्या होता है, जो किसान होता है और ख़रीदार होता है, उसके किसानों और जो किसान होता है और ख़रीदार होता है उसके मध्य एक प्रकार से समझौता करा जाता है। और जो उन दोनों के मध्य जो भी शर्तें निर्धारित होती हैं उन शर्तों पे वो खेती करी जाती है। तो अनुबंध के तहत इसमें खेती करी जाती है। अभी हाल ही में जब किसान आंदोलन हुआ था तब इस पर खूब चर्चा हुई थी प्रशमिता खेती को लेकर के। और सहकारी खेती के अंतर्गत क्या होता है, तो सहकारी खेती में दोस्तों यह एक प्रकार की ऐसी खेती की पद्धति होती है जिसमें किसान आपस में मिल करके कार्य करते हैं। सहकारी खेती में क्या होता है, किसान आपस में मिल करके कार्य करते हैं। जो किसान होते हैं वो अपनी ज़मीन और उनके जो भी संसाधन होते हैं उनका जो इस्तेमाल करते हैं दूसरे किसानों और एजेंसियों के साथ में आपस में मिल करके करते हैं। तो सहकारी खेती के अंतर्गत क्या होता है, किसान आपस में मिल करके कार्य करते हैं, विभिन्न प्रकार की एजेंसी या जो भी संस्था होती है उसके साथ अपने संसाधनों को मिल बांट करके इस्तेमाल करते हैं। और प्रशमिता खेती एक अनुबंध प्रकार की खेती होती है जो खरीदार के मध्य और किसान के मध्य एक प्रकार से समझौते व शर्तों के तहत खेती करी जाती है। और बटाईदार खेती, बटाई आप खेती तो जानते हैं कि बटाईदार खेती होती क्या है। तो हमारे प्रश्न का सही जवाब क्या है, आपके 1 2 3 ये तीनों विकल्प आपके सही हो जाएंगे, जवाब हो जाएंगे। अगला हमारा प्रश्न क्या है, उत्तर प्रदेश में जमींदारी उन्मूलन की शुरुआत निम्नलिखित में से किस अधिनियम के पारित होने से हुई। भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894, जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम 1950, भूमि सुधार अधिनियम 1954, भूमि हदबंदी अधिनियम 1961। अच्छा, मैंने बताया हुआ था ये सभी हमने दोस्तों अधिनियम कराए हुए हैं आप लोगों को। अगर आप लोगों ने क्लासेस कर रखी होंगी तो आसानी से इसका जवाब बता पाएंगे आप लोग। और मैंने इस अधिनियम को ऐसे ही लिखाया था कि इसको याद रखें कि सीधे तौर पर यह पूछ लिया जाता है कि कूट का मिलान करें। मान लीजिए आपको ये सन नहीं दिए गए, जो यहाँ पर सन दिए गए ये आपको नहीं दिए गए, और अब इनका क्रम बदल दिया गया, 1950 कर दिया गया, यहाँ पर 1894 यहाँ पर कर दिया गया, यहाँ पर 1954 कर दिया गया, यहाँ पर 1961 कर दिया गया। अब आपसे इसको कह दिया कि आप इसका मिलान कीजिए। अब भूमि अधिग्रहण अधिनियम कब पारित हुआ, तो आपको इसको मिलान करना, हिस्से मिलाइए, किससे मिलाइए, जो भी सही होगा आपको मिलान करना होगा। ऐसे भी दे दिए जाते हैं, तो इनको आपको बहुत ज़रूरी है कि आप याद रखें, क्योंकि कई परीक्षाओं में दोस्तों आए हुए हैं। खैर, अपने प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो इसका सही जवाब क्या है कि जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम 1950। उत्तर प्रदेश में जमींदारी उन्मूलन की शुरुआत निम्नलिखित में से किस अधिनियम के पारित होने से हुई थी, तो जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम 1950 के तहत जमींदारी का उन्मूलन करने से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण कदम थे वो उठाए गए थे उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। अगला हमारा प्रश्न क्या है, स्वतंत्रता के बाद विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान काश्तकारी सुधार के संबंध में अनेक कानून बनाए गए थे, जिसके कौन कौन से उद्देश्य थे।
जब भारत आज़ाद हुआ था तो विभिन्न जो भी पंचवर्षीय योजनाएं चलाई गई थी उनके दौरान काश्तकारी सुधार के संबंध में अनेक कानून बनाए गए थे, जिसके कौन कौन से उद्देश्य थे? काश्तकारों को क्या सुरक्षा प्रदान किया जाना, लगान की सीमा को निर्धारित करना तथा उसका नियमन करना, काश्तकारों को भूमि का मालिक बनाने का अधिकार प्रदान करना। तो कह रहा है कि इसमें कौन सा जवाब सही है? 1 व 2, 2 या 3, केवल 3, 1, 2, 3। तो इसका सही जवाब दोस्तों क्या है? इसमें सही जवाब सभी सही जवाब हैं। अच्छा, ये आप अगर थोड़ा सोच भी लेंगे उस आधार पर भी आप सही कर पाएंगे। ज़रूरी नहीं ये क्वेश्चन आपने रट रखा ही हो। जैसे इसमें दिया गया कि जब भारत आज़ाद हुआ था तो क्या काश्तकारों को सुरक्षा प्रदान करना जो भी उसके द्वारा कानून बनाए गए थे उसमें से एक पहल थी। तो बिल्कुल सही है, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि ब्रिटिश शासनकाल में जो भी नियम कानून बनाए गए थे वो किसानों का आर्थिक और सामाजिक शोषण को ध्यान में रख के बनाए गए थे। उनके द्वारा ब्रिटिश शासन के द्वारा जितना भी हो सके मोटी रकम उनके द्वारा खींची जाए। जैसे कि हमने बताया आप लोगों को कि जमींदारी व्यवस्था, रैयतवाड़ी व्यवस्था, महालवाड़ी व्यवस्था, समय के साथ साथ इन व्यवस्थाओं में परिवर्तन तो हुआ, लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि इन सभी व्यवस्थाओं का जो एक उद्देश्य था यही था किसानों का शोषण पूरी तरीके से किया जाना, अधिक लाभ कमाना और अपने यहाँ जो मूल उनका देश है वहाँ पर भेजना। तो इसी के लिहाज से जब कानून बनाए गए तो काश्तकारों को सुरक्षा प्रदान करना एक अहम लक्ष्य था, क्योंकि जब भारत आज़ाद हुआ था तो भुखमरी अपने चरम पर थी, क्योंकि शोषण इतना व्यापक स्तर पर लोगों का किया गया था। लगान की सीमा निर्धारित करना तथा उसका नियमन करना, विभिन्न जो ब्रिटिश सरकार के द्वारा जो भी भू राजस्व प्रणालियाँ अपनाई गई थी उसमें लगान की सीमा इतनी अधिक रखी जाती थी कि एक वक्त ऐसा आता था किसानों को अपना पेट भरने के लिए भी उनके पास धनराशि नहीं बचती थी और जो भी अनाज था वह भी नहीं बचता था। तो यह ज़रूरी था कि किसानों को लगान की सीमा को निर्धारित कर दिया जाना चाहिए कि किसी भी व्यक्ति के द्वारा इससे अधिक लगान वसूली नहीं करा जाएगा। अगला हमारा बिंदु क्या है कि काश्तकारों को भूमि का मालिक बनाने का अधिकार प्रदान करना। जो भी हदबंदी के भारत सरकार के द्वारा जो भी हदबंदी से संबंधित कानून बनाए गए थे उसमें क्या कहा गया था कि मान लीजिए किसी व्यक्ति के पास 50 बीघा ज़मीन है, ठीक है, यूनिट में मान लेते हैं 50 यूनिट ज़मीन है किसी के पास। अब सरकार ने कुछ नियम बनाए, कह दिए कि किसी प्रत्येक व्यक्ति के पास अधिकतम 30 यूनिट तक ही ज़मीन रह सकती। तो कितनी बची गई, इसमें कितनी बढ़ गई, 20 यूनिट बढ़ गई। तो 20 यूनिट सरकार ने ले लिया। अब इस 20 यूनिट को अलग अलग जो भूमिहीन किसान हैं उनको दे दिया गया, वितरित कर दिया गया। जो भी भूमिहीन पंजीकृत किसान हैं उनको वितरित कर दिया गया। तो काश्तकारों को भूमि का मालिक बनाने का अधिकार प्रदान करना। तो अब हमारा प्रश्न क्या है कि स्वतंत्रता के बाद विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान काश्तकारी सुधार के संबंध में अनेक कानून बनाए गए। तो अब आप समझ सकते हैं कि ये सभी दोस्तों सही हैं। जो मैंने आप लोगों को जो समझाया उसके आधार पर ये सभी विकल्प आपके सही हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत में संयुक्त सहकारी खेती लागू करने के संबंध में प्रस्ताव पारित किया गया। जो संयुक्त सहकारी खेती है इसको कब पारित किया गया? आपके विकल्प कौन कौन से हैं? 1950, 1952, 1956, 1962। तो इसका सही जवाब क्या है दोस्तों? भारत में संयुक्त सहकारी खेती से संबंधित जनवरी 1962 में कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में इसको लागू किया गया था। तो इसका सही जवाब क्या है? विकल्प डी आपका सही जवाब हो जाएगा। कब इसे लागू किया गया? तो जनवरी 1962। कहाँ? तो कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में। कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में। अगला हमारा प्रश्न क्या है कि भारत में सीमांत कृषि भूमि जोत का आकार कितना है? जो सीमांत कृषि भूमि जोत है उसका आकार कितना है? 5 हेक्टेयर से ज़्यादा, 2 हेक्टेयर से 4 हेक्टेयर, 1 हेक्टेयर से 2 हेक्टेयर या 1 हेक्टेयर से कम। तो सीमांत हेक्टेयर की यहाँ पर बात की जा रही है। सीमांत कृषि भूमि की जोत का आकार कितना है? तो दोस्तों 1 हेक्टेयर से कम होता है। जिनके पास 1 हेक्टेयर से कम ज़मीन होती है वो क्या कहलाते हैं? सीमांत कृषक कहलाते हैं। तो 2000 कृषि संगठन के द्वारा, एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा 2015-16 में क्रियाशील जोतों को वर्गीकृत किया गया था। तो इसका वर्गीकरण किस प्रकार था? सीमांत जोत का तात्पर्य क्या होगा?
1 हेक्टेयर से कम ज़मीन, जिनके पास 1 हेक्टेयर से कम ज़मीन होगी उनको क्या कहा जाएगा? सीमांत कृषक कहा जाएगा। 1 हेक्टेयर से कम ज़मीन। और लघु जोत का तात्पर्य क्या है? लघु जोत का तात्पर्य क्या है? लघु जोत का तात्पर्य है 1 से 2 हेक्टेयर। और अर्ध मध्यम जोत का तात्पर्य क्या है? अर्ध मध्यम जोत 2 से 4 हेक्टेयर। 2 से 4 हेक्टेयर अर्ध मध्यम जोत। और मध्यम जोत 10 हेक्टेयर, 4 से 10 हेक्टेयर। और वृहद जोत 10 हेक्टेयर से अधिक। बृहद जोत जो है 10 हेक्टेयर से अधिक होगी। तो हमारा प्रश्न क्या है कि भारत में सीमांत कृषि भूमि जोत का आकार कितना है? तो 1 हेक्टेयर से कम है। अगर हम कुछ अन्य जोतों की बात करें, इनको कितने भागों में बांटा गया है? सीमांत जोत, लघु जोत, अर्ध मध्यम जोत, मध्यम जोत, बृहद जोत। सीमांत जोत का आकार कितना है? 1 हेक्टेयर से कम है। लघु जोत का आकार 1 से 2 हेक्टेयर। अर्ध मध्यम 2 से 4, मध्यम 4 से 10, बृहद जोत 10 हेक्टेयर से अधिक है। तो इसको याद रखें, बहुत ही जरूरी डाटा है। अगला हमारा प्रश्न है कि भारत में भूमि सुधार के क्षेत्र में कौन सा चीज़ शामिल नहीं है? बिचौलियों की समाप्ति करना, भूजोतों का एकत्रीकरण करना, सहकारी कृषि, या फिर किसानों का मकान ऋण। तो भारत में जो भूमि सुधारों के अंतर्गत कौन कौन से कदम उठाए गए? बिचौलियों की समाप्तिकरण उठाया गया, भूजोतों का एकीकरण भी एकत्रीकरण किया जाना, ताकि जैसे चकबंदी वगैरह योजना को लागू करके क्या किया गया था, जो किसानों की जोत बिखरी थी उनको एक पास मिला करके किया गया। जैसे 4 खंड है, यहाँ पर इनके अलग अलग हैं और इसमें एक के यहाँ पर, एक के यहाँ पर, तो इन सबको क्या किया गया? इन सबको एक पास कर दिया गया। इनकी उठा करके यहाँ कर दी गई और मालिकाना हक भी बदलने की बात की गई आपसी सहमति के आधार पर। हालांकि शुरुआती दौर पर तो ऐच्छिक था, लेकिन बाद में कड़े रुखों को अख्तियार किया गया था सरकार के द्वारा। तो भूमि सुधारों के अंतर्गत बिचौलियों की समाप्ति भी करी गई, भूजोतों का एकत्रीकरण भी किया गया, सहकारी कृषि भी अधिकतम लाभ कमाने के उद्देश्य से लागू किया गया था। किंतु किसानों को दिए जाने वाला जो मकान ऋण है वो भूमि सुधार के अंतर्गत शामिल नहीं होता है। तो इसका सही जवाब क्या है? विकल्प डी सही जवाब हो जाएगा। कौन सा एक ऐसा है जो भूमि सुधार के अंतर्गत शामिल नहीं है? किसानों को मकानों का ऋण प्रदान करना, ये भूमि सुधार के अंतर्गत शामिल नहीं है। बाकी 3 आपके हैं। 1991 में हुए कृषि संबंधी आर्थिक सुधारों के प्रभाव के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। कौन सा पहला कथन क्या कह रहा है? पहला कथन कह रहा है कि कृषि उत्पादों के आयात में कमी तथा निर्यात में वृद्धि। जो कृषि वर्ष 1991 में आर्थिक सुधार किए गए थे उसके बारे में जो आपके विकल्प दिए गए उन पर आपको विचार करना है कि कृषि उत्पादों के आयात में कमी हुई और निर्यात में वृद्धि हुई। अगला हमारा विकल्प क्या कह रहा है कि कृषि प्रौद्योगिकी और ग्रामीण बुनियादी के ढांचे में सुधार किया गया, कृषि कीमतों और खाद्य सुरक्षा में सतत वृद्धि हुई। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा जो वर्ष 1991 में आर्थिक उदारीकरण के दौरान जब कृषि सुधारों के महत्वपूर्ण कदम उठाए गए तो उनमें से कौन कौन सी चीज़ें अपनाई गई थी दोस्तों? कृषि उत्पादों के आयात और निर्यात दोनों में वृद्धि हुई थी। आयात में भी वृद्धि हुई थी और निर्यात में भी वृद्धि हुई थी। पर इसमें क्या कहा जा रहा है? कृषि उत्पादों के आयात में कमी और निर्यात में वृद्धि। तो आपका विकल्प ए क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अब इसको एलिमिनेट कैसे करेंगे? अब देखिए ये तो गलत हो गया। अब ये जिसमें जिसमें होगा आपको वो तो सही जवाब नहीं हो सकता। अब देखिए इसमें 1 दिया गया, ये भी सही, तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा आपका। इसमें दिया, ये भी गलत हो जाएगा। तो जब 2 विकल्प गलत हो गए तो उपरोक्त सभी कहीं से सही नहीं हो सकता। तो बचा क्या? 2 और 3 ऐसे ही हो जाएगा अगर आपको एक याद है। अगला कौन सा विकल्प था? कृषि प्रौद्योगिकी और ग्रामीण बुनियादी ढांचे में सुधार 2 ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर प्रगति हो रही थी, तो यह भी सही है। और अगला आपका क्या दिया गया? कृषि कीमतों एवं खाद्य सुरक्षा में सतत वृद्धि, यह भी सही है।
कृषि पद्धतियाँ जो थी वो अधिक प्रचलित हो रही थी, तकनीकी सहायता की ओर क्रमशः कदम बढ़ा रही थी। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? आपका विकल्प बी सही जवाब हो जाएगा। क्या सही हो जाएगा इसका जवाब? 2 और 3 केवल, क्योंकि इसमें कृषि उत्पादों में आयात में और कमी, आयात में कमी नहीं बल्कि वृद्धि हुई थी, निर्यात में भी वृद्धि हुई थी। अगला हमारा प्रश्न है कि भारत में पट्टेदारी सुधार के उपायों के संबंध में कौन सा कथन सही है? भारत में पट्टेदारी सुधार के उपायों के संबंध में कौन सा कथन सही है? लगान का विनियमन, अवधि की सुरक्षा, पट्टेदारी पर स्वामित्व की घोषणा। तो नीचे दिए गए आपको इसमें क्या कह रहा है कि सही विकल्पों का सही चुनाव कीजिए। तो भूमि सुधारों के अंतर्गत दोस्तों मध्यवर्तियों का उन्मूलन और पट्टेदारी सुधार, जिसके तहत लगानों का विनियमन, पट्टेदारों हेतु पट्टा की अवधि की सुरक्षा प्रदान करना, पट्टेदारी के स्वामित्व को शामिल किया जाना, ये सभी इसके अंतर्गत शामिल थे। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा आपका? 1, 2 और 3 तीनों विकल्प इसके सही जवाब हो जाएंगे। लगान का विनियमन भी शामिल है, उनको उनकी अवधि की सुरक्षा प्रदान किया जाना कि किस अवधि तक आपको पट्टा रखना है, और उसकी स्वामित्व को भी घोषणा करी गई। वास्तविक कृषकों को अधिकार प्रदान कर उनके जो राज्य के साथ प्रत्यक्ष संपर्क भी स्थापित किए गए। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 1, 2 और 3 विकल्प डी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न क्या है कि आयात की प्रक्रिया आरंभ होती है इंडेंट से, मेट की रसीद से, सामुदायिक बीमा से या जहाजी बिल से। तो आयात की प्रक्रिया किससे प्रारंभ होती है दोस्तों? आयात की प्रक्रिया इंडेंट से प्रारंभ होती है। अगर आपसे पूछा जाता है कि आयात की प्रक्रिया किससे आरंभ होती है, तो इंडेंट से आधारित शुरुआत होती है इसकी। जो विदेशी विनियमन की स्वीकृति के उपरांत आयात इंडेंट के द्वारा निर्यात की आपको आपूर्ति हेतु आज्ञा प्रदान करी जाती है। तो आयात की प्रक्रिया किससे आरंभ होती है? इंडेंट से प्रारंभ होती है। अगला हमारा प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी संस्था कृषि पदार्थों के निर्यात में सम्मिलित नहीं है? कह रहा कि ये विपणन का दोस्तों प्रश्न है, एग्रीकल्चर मार्केटिंग का, कि कौन सी संस्था कृषि पदार्थों के निर्यात में सम्मिलित नहीं है? नेफेड, इफको, स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन, MMTC। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? कौन सी इसमें जो ऐसी एक संस्था है जो निर्यात के अंतर्गत शामिल नहीं है? ये ऊपर नीचे है दोस्तों, इफको नहीं हो जाएगा, इफको नहीं होगा, क्योंकि इफको क्या है? आपकी एक उर्वरक वगैरह वाली संस्था है, रासायनिक उर्वरक उपलब्ध कराने का कार्य करती है। और नेफेड मार्केटिंग प्रदान करता है। स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन, MMTC, ये सभी क्या हैं आपके? ये कृषि पदार्थों के निर्यात में शामिल है, जबकि इफको जो है आपका ये कृषि पदार्थों में शामिल नहीं है। नेफेड क्या है? नेफेड की बात कर लेते हैं थोड़ा, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी प्रश्न है। नेफेड का फुल फॉर्म क्या है? भारतीय राष्ट्रीय सहकारी विपणन संघ लिमिटेड। इसका फुल फॉर्म क्या है? भारतीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड इसका फुल फॉर्म है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना कब हुई? तो 2 अक्टूबर 1958 को हुई थी। तो यह भी पूछ लिया था कि कभी कभी नेफेड की स्थापना किसके जन्मदिन पर हुई थी? तो 2 अक्टूबर को किसका जन्म हुआ था? महात्मा गांधी जी के जयंती के दिन इसकी स्थापना हुई थी। महात्मा गांधी जी के जयंती पर इसकी स्थापना हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो नई दिल्ली में स्थित है। इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो नई दिल्ली में इसका मुख्यालय स्थित है। इसके उद्देश्य क्या है? तो जो भी खाद्य पदार्थ हैं उनका संसाधन, भंडारण और वितरण की उनकी व्यवस्था किया जाना, अंतर्राज्य और राज्य स्तरीय पर आयात निर्यातों व्यापार की देखरेख करना, ये सभी इसके कुछ प्रमुख उद्देश्यों में शामिल है। तो वैसे ये काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है कि नेफेड की स्थापना कब हुई थी, तो आप लोग इसको याद रखिए। नेफेड की स्थापना कब हुई? 2 अक्टूबर 1958 को नेफेड की स्थापना हुई थी दोस्तों।
अगला हमारा प्रश्न है इफ़को को लेकर के। इफ़को क्या है आपकी निर्यात वाली एजेंसी नहीं। इफ़को है क्या? इफ़को का फुल फॉर्म क्या? इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड। तो ये क्या है? ये दुनिया का कह सकते हैं कि सबसे बड़ा उर्वरक सहकारी एक संगठन है। कौन सा? जो वैश्विक स्तर पर सबसे शीर्ष संस्थाओं में, अग्रणी संस्थाओं में उर्वरक सहकारी संगठन है। और इसकी स्थापना कब हुई थी इफ़को की? तो 3 नवंबर 1967 को इसकी स्थापना हुई थी। 3 नवंबर 1967 को स्थापना हुई थी। तो यह क्या करता है? उर्वरकों की देखरेख के लिए जिम्मेदार है, बल्कि यह कृषि पदार्थों के निर्यात के लिए जिम्मेदार नहीं है। जबकि अन्य जो 3 आपके हैं ये उर्वरकों के आयात निर्यात से संबंधित हैं। तो इसकी इफ़को की स्थापना कब हुई? इफ़को की स्थापना दोस्तों 3 नवंबर 1967 को हुई थी। ये क्या करता है? रासायनिक खाद्यान्न जैसे डीएपी, यूरिया, इन सब का उत्पादन और इनकी देखरेख करता है, जिम्मेदारी इसी की है। अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला हमारा प्रश्न क्या है उसको देखते हैं। तो उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे यह प्रश्न। यह जरूर याद रखें कि नेफेड की स्थापना कब हुई, क्योंकि बहुत ही जरूरी प्रश्न है। खैर, अगला हमारा प्रश्न क्या है कि भारत में जींसों के निर्यात की श्रेणी है। कह रहा है कि भारत में जींसों के निर्यात की, कमोडिटीज़ के निर्यात की श्रेणी है। परंपरागत निर्यात वस्तु, अपरंपरागत निर्यात वस्तु, अनिश्चितता वाली वस्तु, अपरंपरागत, अच्छी संभावना वाली वस्तु, या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका सही जवाब क्या है दोस्तों? उपर्युक्त सभी। भारत में जींसों की निर्यात की श्रेणी के अंतर्गत परंपरागत निर्यात वस्तु, अपरंपरागत किंतु अनिश्चितता वाली वस्तु और अपरंपरागत अच्छी संभावना वाली वस्तुएं शामिल हैं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? विकल्प डी आपका सही जवाब हो जाएगा, अर्थात ये सभी इसके अंतर्गत सही जवाब हो जाएंगे। अगला हमारा प्रश्न है कि भारतीय निर्यात की पारंपरिक वस्तु कौन सी? भारतीय निर्यात की पारंपरिक वस्तु कौन सी? खालें, जूट उत्पाद, चीनी, उपर्युक्त सभी। तो जूट दोस्तों, जो जूट उत्पाद है ये भारतीय निर्यात की पारंपरिक वस्तुओं में से एक रही। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? विकल्प बी इसका सही जवाब हो जाएगा, जूट निर्यात। जूट निर्यात जो है भारतीय निर्यात की एक परंपरागत वस्तु है। और चीनी जो है, चीनी का भारत के अग्रणी उत्पादक एवं उपभोक्ताओं में शामिल है। भारत चीनी का काफ़ी ज़्यादा मात्रा में उत्पादन करने के साथ साथ उसका उपभोग भी करता है। और गौर करने वाली बात यह है कि काफ़ी बड़े लेवल पर चीनी का उत्पादन होने के बावजूद भी कभी कभी भारत को चीनी का आयात भी करना पड़ता है। तो इसका सही जवाब खैर क्या हो जाएगा? इस लिहाज से इसका सही जवाब हो जाएगा जूट उत्पाद। आपका कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? विकल्प बी दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि पारंपरिक वस्तु कौन सी है जिसको निर्यात करने का कार्य करता है भारत, जूट इसका निर्यात करने का कार्य करता है। आपका विकल्प भी सही जवाब हो जाएगा। भारत में जूट का उत्पादन कहाँ कहाँ पर होता है? तो पश्चिम बंगाल, असम, बिहार, उड़ीसा, इन जैसे राज्यों में जूट का काफ़ी बड़े लेवल पर उत्पादन होता है। और वैसे तो जूट उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? पश्चिम बंगाल अग्रणी राज्य है। अच्छा, गौर करने वाली बात यह है कि भारत दुनिया में जूट का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। भारत सबसे बड़ा उत्पादक, भारत सबसे बड़ा उत्पादक है जूट का। तो पश्चिम बंगाल में जूट का उत्पादन सर्वाधिक मात्रा में होता है। और वहीं भारत भी वैश्विक स्तर की अगर हम बात करें, भारत दुनिया में जूट का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। अगर हम इसके योगदान की बात करें तो भारत और बांग्लादेश दुनिया के जूट उत्पादन में क्रमशः 60% और 30% का योगदान करते हैं। भारत कितना करता है योगदान? भारत दोस्तों 60% योगदान प्रदान करता है दुनिया के जूट उत्पादन में। और बांग्लादेश कितना करता है? तो 30% करता है। बांग्लादेश कितना करता है? तो 30% करता है। तो अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि जूट उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है भारत का? पश्चिम बंगाल। गौर करने वाली बात क्या है? भारत सबसे बड़ा वैश्विक उत्पादक देश है।
जूट का, जो कि करीब 60% योगदान करता है। वहीं बांग्लादेश कितना योगदान करता है जूट उत्पादन में, तो 30% योगदान करता है। अगला हमारा प्रश्न क्या है कि शुद्ध निर्यात बराबर होता है। कह रहा है जो शुद्ध निर्यात है किसके बराबर होता है, निर्यात गुणे आयात के, निर्यात प्लस आयात के, निर्यात माइनस आयात के, या फिर को केवल सेवाओं का निर्यात। तो शुद्ध निर्यात किसके बराबर होता है, शुद्ध निर्यात कहाँ किया जाता है, तो यह एक प्रकार का ऐसा मूल्य होता है जिसमें जो देश का कुल निर्यात से देश के कुल आयात को अगर हम घटा देते हैं तो हमें शुद्ध निर्यात प्राप्त होगा। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, विकल्प सी आपका दोस्तों सही जवाब हो जाएगा। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि शुद्ध निर्यात किसके बराबर होता है, तो अगर हम जो जितना भी हमारा निर्यात है हमारे देश का, उससे अगर हम आयात को माइनस कर देते हैं तो जो हमें प्राप्त होगा वो क्या कहलाएगा, वो हमारा दोस्तों शुद्ध निर्यात कहलाएगा। तो शुद्ध निर्यात कैसे ज्ञात किया जाएगा, निर्यात से अगर आयात को माइनस कर देंगे, जो भी हमें रकम प्राप्त होगी, मूल्य प्राप्त होगा, वो आपका इसके बराबर होगा। अगला हमारा प्रश्न है कि WTO की व्यापारिक सांख्यिकी समीक्षा 2022 के अनुसार विश्व कृषि व्यापार में भारत के कृषि निर्यात एवं आयात की हिस्सेदारी लगभग कितने प्रतिशत है। ये आप में एक टॉपिक दिया गया कृषि जिन्सों से संबंधित, उसी से संबंधित ये रिलेटेड प्रश्न है। WTO की व्यापार सांख्यिकी समीक्षा 2022 के अनुसार 2021 में विश्व के कृषि व्यापार में, विश्व की बात की जा रही है कि विश्व का जो एग्रीकल्चर व्यापार है उसके अंतर्गत भारत के कृषि निर्यात एवं आयात की हिस्सेदारी लगभग कितनी है। कह रहा है कि निर्यात 2.4% और आयात 1.7% है, या फिर निर्यात 5% है और आयात 4% है, या फिर निर्यात 1.2% है, आयात 2% है, निर्यात 2% है, आयात 3% है। तो इसका सही जवाब क्या है, विश्व स्तर पर जो भी सांख्यिकी वाला जो डाटा जारी हुआ था तो उसमें बताया गया था कि भारत का निर्यात में करीब 2.4% हिस्सा है और आयात करीब 1.7% है। कहने का तात्पर्य जितना भी भारत व्यापार करता है उतना निर्यात के उसके द्वारा जो भी व्यापार किया था उसमें करीब निर्यात की हिस्सेदारी कितनी है भारत की, तो 2.4% है। और वहीं आयात कितना करता है, वस्तुओं को मंगाता कितना है, 1.7%। तो आपका जवाब कौन सा सही जवाब हो जाएगा, विकल्प ए आपका सही जवाब हो जाएगा। वर्ष 2022-23 की अवधि में भारत का जो निर्यात कितना रहा था, तो 53.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर निर्यात रहा था। भारत का कृषि निर्यात 2022-23 में 2022-23 में कितना रहा था, 53.1 बिलियन डॉलर, 53.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर। तो WTO के द्वारा जो विश्व व्यापार सांख्यिकी समीक्षा 2022 जारी की गई थी उसमें यह बताया गया था कि भारत की निर्यात में करीब 2.4% हिस्सेदारी है और आयात में 1.7% की हिस्सेदारी। वहीं भारत का जो कृषि निर्यात रहा 2022-23 में करीब 53.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा। अगला हमारा प्रश्न है कि विश्व आर्थिक क्षेत्र सेज नीति की घोषणा कब की गई थी। विश्व आपके विकल्प कौन से हैं, अप्रैल 2000 में, अप्रैल 2001 में, अप्रैल 2002 में, अप्रैल 2003 में। तो इसका सही जवाब क्या है दोस्तों, अप्रैल 2000, अर्थात आपका विकल्प ए सही जवाब है। वर्ष 2000 में विश्व आर्थिक क्षेत्र सेज की नीति की घोषणा करी गई थी। तो आज का लेक्चर हमारा दोस्तों यहीं तक रहेगा। जो भी चीज़ मैं पढ़ा रहा हूँ उम्मीद है आप लोगों को समझ में भी आ रही होंगी और काफ़ी अच्छे प्रश्न हैं। तो इन सबको आप लोग हल करिए और बताइए कि आपके कितने जवाब आप सभी लोग सही तौर पर हल कर पा रहे हैं। तो हमारा अंतिम प्रश्न क्या है कि विशेष आर्थिक क्षेत्र नीति की घोषणा कब करी गई थी। अप्रैल 2000 में विशेष आर्थिक नीति की घोषणा की गई थी।